हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ड्स लवर। मैं अपने प्यारे एंड क्यूट से चैनल वर्ड्स लवर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब हेल्दी होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10th के बायोलॉजी की चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। इनसाइड कंटेंट इज न्यूट्रिशन, autotrophic, heterotropic nutrition, nutrition in plant, nutrition in animal, nutrition in human being, human digestive system, respiratory system, respiration in plant, etc. Something which is living, not dead, is said to be alive. In most simple term, alive means having life. जो कुछ भी जिंदा है उसे हम alive कहते हैं। alive means उसके पास life है, लाइफ है। अलाइव इज कॉल्ड जीवित और जिंदा इन हिंदी। ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर अलाइव और लिविंग थिंग। सभी प्लांट और एनिमल अलाइव है और जीवित वस्तुएं हैं। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट क्राइटेरिया टू बी यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है कि क्या क्राइटेरिया होती है किसी भी अलाइव की। The most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement. सबसे most important criteria जो होता है alive का वो होता है movement. Movement is one of the most important sign of life in an organism. All the living things which are alive move by themselves without any external help. जो भी living things हैं वो अपने आप बिना किसी हेल्प के मूव करती हैं। इन सम केसेस मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स आर क्वाइट फास्ट विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व, बट इन अदर केसेस मूवमेंट आर वेरी स्लो एंड हेंस ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व इजिली, बट द मूवमेंट इन प्लांट आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। जो एनिमल में मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है और अच्छे से दिखता है, और जो प्लांट में होता है वो स्लो होता है और बहुत ही कठिनाई से दिखता है हमें। एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और दे कैन मूव द बॉडी पार्ट्स। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग मूव व्हेन इट जम्प इनटू अ पॉन्ड, ए बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज in the sky, we move when we go to the school, and a fish move when it swim in water. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, फ्रॉग जंप, मूवमेंट बाय एनिमल, मूवमेंट बाय प्लांट, सनफ्लावर प्लांट व्हेन सनलाइट कम्स फ्रॉम अबव। तो एकदम सीधी है, अगर सनलाइट जरा सा भी टिल्ट होता है तो सनफ्लावर भी टिल्ट हो जाता है। ये भी एक तरह का मूवमेंट ही होता है। द प्लांट आर फिक्स्ड इन सॉइल at a place, so they cannot move like animal from one place to another place. Plant can only move parts of their body such as leaves, flowers, shoot and root. तो प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो अपने बॉडी पार्ट्स को ही मूव कराते हैं बस। The plant parts move toward a stimulus such as sunlight, gravity or water etc. प्लांट पार्ट जो किसी स्टिमुलस के मिलने पर ही मूव करते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, ग्रेविटी और वाटर। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ फ्लावर ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग टूवर्ड द सन टू फेस द सनलाइट। तो सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो उधर ही मुड़ता जाता है जिधर सन जाता है, उसी को फेस ही करता है। Non-living things which are not alive cannot move by themselves. Non-living things जो होती है मतलब जो जिंदा वस्तुएं नहीं है वो अपने आप से नहीं मूव कर सकती हैं। For example, a stone is a non-living thing which cannot move by itself from one place to another or show any other type of movement. All living things are made up of tiny living units called cells. The cells themselves are made up of
स्टिल स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। सेल भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। द मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल आर invisible to the naked eye. The invisible molecular movement is however necessary for existence of life. In fact, viruses don't show any movement. Viruses don't show any molecular movement in them until they infect some cell, and this has created controversy about whether they are truly alive or not. तो यहाँ पे ये लिखा है कि सेल जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी जीवित वस्तुओं की, और वो खुद भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। कुछ मूवमेंट होते हैं जो बहुत ही छोटे स्केल पर होते हैं जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही वायरसेस होता है जो कि हमारी बॉडी के बाहर जब होता है तो वह मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करता, बट वो हमारी बॉडी में आके मेटाबॉलिज्म शो करने लगता है और रेप्लिकेशन भी करता है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स और फॉलो। फर्स्ट जो है, लिविंग थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स अपने आप से मूव कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। जीवित वस्तुओं को खाना चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो मीन्स उनका ग्रोथ भी होता है। और ग्रो तो हम लोग देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता है। जैसे हम अगर फर्क बस इतना होता है कि लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड होती है। जैसे हम कचरे के ढेर को देखते जाते हैं तो बाहर से वो भी डालते जाए कचरा, तो काफी बड़ा लग जाता है कचरे का ढेर भी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ जो होती है वो अगर इनसाइड से है तो वो लिविंग होगा, अगर आउटसाइड से है तो वो नॉन लिविंग होगा। फोर्थ थिंग इज लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। लिविंग थिंग जो होती है वो अपने चारों तरफ अगर चेंज हो रहा है तो उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करती हैं। दे आर सेंसिटिव, वो सेंसिटिव होती हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, वो रिस्पायर करती हैं, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, और एनर्जी को भी रिलीज करती हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, वो एक्सक्रीशन का भी काम करती हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, और वह प्रजनन का भी काम करती हैं, मतलब अपने से एक यंग को प्रोड्यूस करती हैं। What are the life processes? All the organisms perform some basic function to keep themselves alive. सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ बेसिक फंक्शन को करते हैं जिससे वह जिंदा रह सके। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो बेसिक फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए दिस अर्थ पे, वही होता है लाइफ प्रोसेस। The basic life process common to all living organisms are nutrition and respire, transport and excretion, control and coordination, respond to stimulus जिसे कहते हैं, growth, movement and reproduction. The process of nutrients involve the taking of food inside the body and convert it into a smaller molecule which can be absorbed by body. Respiration is the process which release energy from the food absorbed by the body. हम खाना को अंदर लेते हैं और इसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं बॉडी में, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और रिस्पिरेशन वह होता है जो कि उसी खाने से एनर्जी को रिलीज करता है। ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस बाय विच substance absorbed or made in one part of body is moved to other part of body.
जैसे प्लांट की जो लीफ होती हैं वो खाना बनाती हैं और वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वो फूड रूट तक पहुंचता है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ बॉडी आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन वह प्रोसेस जिससे जो हमारे खराब वस्तुएं होती हैं सेल से वो बाहर आती हैं और वो बॉडी से बाहर की जाती हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के मिलने पर, प्रोसेस बाय विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वह प्रोसेस है जो कि चारों तरफ होते हुए चेंज को कंपनसेट करते हुए भी जीने के तरीके को सिखाती है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व द चेंज फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू अ बिग ऑर्गेनिज्म। In movement, the organism either move from one place to another, move by its body part while remaining at the same place. The process of reproduction involves the making of more organism from the existing one. That organism could live on this earth forever. तो रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें एक अपने यंग को बनाया जाता है जिससे कि अर्थ पर वह जिंदा रह सके। Energy is needed for life processes. All the living organisms need energy to perform various life processes. एनर्जी की जरूरत होती है हमें उन सभी बेसिक परफॉर्मेंस के लिए। They get this energy from food. फूड से वह एनर्जी मिलती है। Food is a kind of fuel which provide energy to all the living organism. फूड जो है एक तरह का ईंधन है जो एनर्जी देता है जीवित वस्तुओं को। द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली नीड एनर्जी फॉर देयर वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड अदर एक्टिविटीज विच दे परफॉर्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए अपने, और ये केमिकल एनर्जी वो खाने से लेते हैं। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप। एनर्जी की जरूरत कोई आदमी सोता है तब भी लगती है क्योंकि उसके हार्ट तब भी काम करते हैं, वह तब भी सांस लेता है, तो इन सब में एनर्जी की जरूरत होती है। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपलेस्ट फूड जो होता है वो ग्लूकोज होता है एंड द कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज एक मोनोमर होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है। इनको ये कार्बोहाइड्रेट, सिंपल वर्ड में ये कार्बोहाइड्रेट भी कहे जाते हैं। सो न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स वर्ड्स कम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट्स। Nutrients is an organic or inorganic substance required for maintaining of life and survival of a living organism. So here, a nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as source of energy for the biosynthesis of its body constituent like tissue and organ. तो nutrients जो होता है वह सब्सटेंस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है और उसे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करता है उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, लाइक टिश्यू एंड ऑर्गन। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड मिनरल इज आल्सो अ न्यूट्रिएंट, विटामिन इज आल्सो अ न्यूट्रिएंट। सो हियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो किस तरह से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इस पे बेस्ड है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हियर ऑल द ऑर्गेनिज्म डोंट ऑब्टेन देयर फूड इन सेम वे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड ऑफ procuring food or obtaining food. So here mode of nutrition is two type, mainly autotrophic and heterotropic. Autotrophic वो होता है जो अपना खाना खुद से बना ले। Auto means self and trophy means nutrition and heterotropic is जो दूसरों पे डिपेंड रहे अपने खाने के लिए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट में ग्रीन प्लांट आते हैं एक्सेट्रा, और एक बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो आते हैं
ऑटोट्रॉपिक में। और ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे वह कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं और वो अपने खाने को बनाते हैं। The organism which can make their own food from carbon dioxide and water is called autotroph. All the green plant are autotroph because they make their own food from inorganic substance like carbon dioxide and water in presence and environment. Here heterotrophic mode of nutrition. Heteros means other and trophic means nutrition. So heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic material like carbon dioxide and water and depend on other organism to its food. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो तो जो अपना खाना खुद से बना नहीं सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। All the animal have a heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have a heterotrophic mode of nutrition. सभी जानवर और बैक्टीरिया, most of the bacteria and fungi have heterotrophic nutrition. Those organisms which cannot make their own food from inorganic substance like carbon dioxide, water and depend on other organisms, so mode of food is called heterotrophs. The animal are heterotrophs. तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हेटरोट्रॉप होते हैं इसके भी 3 टाइप होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम होस्ट बॉडी सेल, ये फूड को होस्ट बॉडी सेल से ही ऑब्टेन करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को लेते हैं ये। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट, dead animal and rotten bread, etc. Sapro means rotten or a saprophytic organism drawn its food from rotten leaves, dead and household waste like rotten bread. Saprophytes are organisms which obtain food, dead plant and animal, मतलब जो मरे हुए या सड़े हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना लेते हैं। एग्जाम्पल होते हैं इसके फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया आर saprophytes. Here second is parasitic nutrition. The parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism, call its host without killing it. तो जैसे हमारे इंटेस्टाइन में भी प्लेटी एलिमेंट्स का एक मेंबर रहता है टेपवर्म, वो अपना खाना वहीं से लेता है, हमारे इंटेस्टाइन से ही वो अपना खाना, इन्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं होती। ये जो हमारे डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो सीधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये अपना खाना, ये इन्हें पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अनदर लिविंग और कॉल्ड इट्स होस्ट। ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सेवरल फंजाई बैक्टीरिया, ए फ्यू प्लांट लाइक कस्कटा जिसे अमरबेल कहते हैं हिंदी में, एंड सम एनिमल लाइक प्लाज्मोडियम एंड राउंड वॉर्म। जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरियल डिजीज कॉज करता है। एंड थर्ड इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into body cell of organism. इनमें जो undigested food होती है उसे बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है, जिस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर दिए, क्वेश्चन आंसर आप अपने से करिए, नहीं आएगा तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। मेरी इंस्टा आईडी अभी सभी 4705। तो आप क्वेश्चन अगर जो आपको ना है वो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन ने प्लांट दिया है, तो प्लांट के बारे में आपको पता ही है। प्लांट न्यूट्रिशन जो होते हैं वो अपने खुद बनाते हैं खाना। तो ये खाना ऐसे बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन होता है बिल्ड, मीन्स फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय द light. The plant use energy in sunlight to prepare food from carbon dioxide and water in presence of chlorophyll. Chlorophyll is the present in green colored body is called chloroplast. ठीक है। The process by which green plant make their own food from carbon dioxide and water using sunlight energy in presence of chlorophyll is called the photosynthesis. जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी हुई है 6CO2 6H2O प्लस लाइट एनर्जी क्लोरोफिल होता है इनके पास। उसके बाद ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6
O2. The process of photosynthesis takes place in green leaves of plant. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर, जिससे बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जितना यूज होगा और फिर वो स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में, और यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है जो कि हम लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर थ्रू लीव्स, और ये छोटे पोर्स होते हैं उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वह O2 निकलती है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। वाटर जो होता है वो सॉइल से लेते हैं बाय द प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट एंड स्टेम। तो और ये वाटर जो होता है वो रूट से स्टेम तक जाती है बाय द प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, और वो उसमें जाइलम की मदद से जाती है पानी और मिनरल, और फ्लोएम की मदद से खाना हम रूट तक और बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं लीव्स से। This water transported to the leaves from the soil through the root of stem. The sunlight provide energy required to carry out the chemical reaction involved in the preparation of food. The green pigment called chlorophyll present in green leaves helping in absorbing energy from sunlight. Oxygen gas is produced by a product and the photons, जैसा कि मैंने आपको बता चुका है, जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए लिखा है द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। दिस स्टार्च इज स्टोर इन लीव्स ऑफ द प्लांट। फूड का स्टोरेज रूट में भी होता है, आने वाले क्लास में आप पढ़ेंगे। द फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस contain chemical energy stored in them. So the green plant converts sunlight energy into chemical energy by making carbohydrate. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता चुका है। अब यहाँ पे आती है तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग 3 स्टेप। पहली जो होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। Reduction of carbon dioxide and by hydrogen to form carbohydrate like glucose by utilizing the chemical energy. तो ये 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये MCQ में हो सकता है आ जाए। तो 4 चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 4 चीजों से ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है। और यहाँ पे लिखा है एक्सपेरिमेंट हुआ है, ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो स्टार्च को बनाती हैं, और अगर आयोडीन सोल्यूशन हम उस पर डालेंगे तो वह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है when the plant is kept in a dark place it cannot make starch by photosynthesis because there is no sunlight. सनलाइट नहीं, इन चारों चीजों में अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज इसमें जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो प्लांट होता है वो अपने जो स्टोर्ड स्टार्च होते हैं उन्हें 3 दिन तक यूज कर सकता है। ये लिखा है प्लांट यू विल यूज अप ऑल द स्टार्च स्टोर्ड इन लीव्स इन अबाउट 3 days टाइम। आफ्टर 3 days द प्लांट लीव्स विल नॉट हैव एनी स्टार्च लेफ्ट इन देम। तो और इसे हम डी स्टार्च बोलते हैं, डी स्टार्च लीव बोलेंगे, डी स्टार्च बोलते हैं। डी स्टार्च मतलब डी मतलब होता है लॉस, और स्टार्च मतलब स्टार्च का लॉस हो जाता है उन पत्तियों से अगर उनमें सनलाइट नहीं मिलेगी तो। और यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिया है कि सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मैं आपको ऊपर से ये बताते हुए चलता हूँ। जैसे हम कोई लीव्स लें, उस लीव्स पे हम एल्युमिनियम फॉयल से कवर करते हैं थोड़ी दूर को, उसके बाद हम उसे अल्कोहल में बॉईल करेंगे ताकि उसके सारे स्टार्च निकल जाएं। अब ये जो है डी कलराइज लीफ है, क्लोरोफिल इसमें से रिमूव हो चुका है। अब हम जब इस पे आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो जहाँ एल्युमिनियम फॉयल पेपर था वहां पे सनलाइट लगी नहीं है, तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। बाकी जगह पे सनलाइट लगी है तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो यहां से बात ये निकल के आती है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन 2 चीजों का निकलता है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड इज लीव्स मेक स्टार्च बाय एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस।
और इसको हम लोग बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। आप आगे 11th क्लास फोटोसिंथेसिस चैप्टर में ये चीजें को पढ़ेंगे। और सेकंड एक्सपेरिमेंट यहाँ को बताया गया है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर फिर वही चीजें कर दी है इन्होंने, लीव्स लिया, उसे डीकलराइज किया, क्लोरोफिल निकाल के फिर वही आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो यहाँ से भी कंक्लूजन निकलता है। फिर यहाँ पे थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोग एक जार लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं और अंदर KOH सोल्यूशन डाल देते हैं। KOH जो सोल्यूशन होता है वो जार के जो सारे CO2 होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम फिर लीव्स को आधा जार में डालते हैं, आधा ऊपर रखते हैं। तो जो अंदर जार होगी उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड बचा नहीं है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होता है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस लीव्स के पास कोई CO2 नहीं मिलेगी और इसको CO2 मिलेगी बाहर से, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर हम इसे डीकलराइज करते हैं इसके क्लोरोफिल को निकाल के, तो फिर यहाँ पे ये आयोडीन सोल्यूशन से ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, ये कोई कलर नहीं देगा। तो यहाँ से ही निकलता है कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन नॉट डू, प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ये बातें जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस के लिए चारों चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे टॉपिक दिया रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जो होते हैं वो CO2 होती हैं और वाटर होती हैं। यहाँ पे टॉपिक है हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन अ सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा का जो सिंगुलर फॉर्म होता है स्टोमा होता है। द ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एयर फ्रॉम सिंथेसिस, द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एंटर द लीव्स, द प्लांट थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर सरफेस। जो स्टोमेटा होती है वो लीव्स में पाई जाती हैं। और ये देखिए, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, ये ओपन स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा है। और ये गार्ड सेल हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होती हैं स्टोमेटा गार्ड सेल में ही। और स्टोमेटा भी अलग अलग प्लांट में अलग होती हैं, जैसे कि डाइकॉट प्लांट में दोनों एक तरफ स्टोमेटा ज्यादा होता है। जो लीव्स अगर सन को फेस करती है तो उसके नीचे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा वाटर का लॉस नहीं होता। और अगर मोनोकॉट प्लांट है तो स्टोमेटा दो लीव्स के दोनों साइड में एक ही तरह का होता है। तो यहाँ पे दे रखा है, प्लीज नोट दैट इन एडिशन टू लीव द स्टोमेटा इज आल्सो प्रेजेंट इन अ ग्रीन स्टेम। मतलब स्टेम में भी स्टोमेटा हो सकता है, मतलब ग्रीन जो पार्ट होते हैं प्लांट के वहां भी स्टोमेटा हो सकता है और वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मेन पर्पज जो होता है स्टोमेटा का वो दो चीज होता है, एक होता है गैसियस एक्सचेंज, दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो आप ये आगे आने वाले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, तो ये आगे की बातें हैं। ये अभी दो चीज आप याद रखिएगा फिर भी, कि स्टोमेटा का दो काम होता है, एक तो वो गैसियस एक्सचेंज करता है, दूसरा वो ट्रांसपिरेशन करता है। यहाँ फिर वही चीज दिया है कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ये रूट ही एब्जॉर्ब करता है प्लांट को और जाइलम वेसल के थ्रू स्टेम तक पहुंचाया जाता है। द टू रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू प्रिपेयर एनर्जी फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, but the plant also need other raw material like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium etc. for building their body. The plant take material like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium from the soil. ठीक है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस अगर पूछा जाए तो वो क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट का ऑर्गेनेल इन सेल ऑफ ग्रीन plant which contain chlorophyll and where photosynthesis takes place. Thus, photosynthesis occur in organelle like chloroplast present in photosynthetic cell और mesophyll cell. mesophyll cell जो होती हैं वो डाइकॉट प्लांट में दो टाइप की पाई जाती हैं और मोनोकॉट प्लांट में एक टाइप की पाई जाती हैं। यहाँ पे जैसे आपको नीचे दे रखा है, इन अदर वर्ड द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ लीफ आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। डिस्क लाइक ऑर्गेनेल होता है ये। यहाँ पे देखिए आप क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर दे रखी है। ये टोटल ये एपिडर्मिस है और ये पैलिसेड जो है, ये पैलिसेड लेयर है मेसोफिल की और ये स्पॉन्जी लेयर है। ये टोटल है जो वो आपकी मेसोफिल सेल है। ठीक है, यही फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कही जाती है एक तरीके से।
यही मेन चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस में, यही काम आती हैं। Water is carried to the leaf by xylem vessel and passes into the mesophyll cell by diffusion and reaches the chloroplast। अब आप लोग डिफ्यूजन जानते हो या नहीं? अब मैं आपको डिफ्यूजन बताता हूँ। जैसे डिफ्यूजन होता है, अगर हम सेंट की बोतल लें और उसे हम लोग खोल के किसी एक कोने में रख दें, तो आप अगर रूम के दूसरे कोने में भी जाओगे तो वो आपको महकेगा। तो यही प्रोसेस होती है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो देयर इज ए थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होता है वो वाटर के लॉस को बचाता है प्लांट में। ये सब आगे आने वाले स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ेंगे। क्यूटिकल जो होता है वो लॉस ऑफ वाटर को बचाता है प्लांट से। क्यूटिकल अबव एंड बिलो अ लीफ हेल्प टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। देखिए आपको लिखा भी है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल दिया है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, हम लोग जैसे खाना खाते हैं, हम लोग खाने में खाते हैं राइस खाते हैं, पल्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, ईट मिल्क एक्सेट्रा चीजें खाते हैं हम लोग। तो हम लोगों में, और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्लांट जो होता है वो भी हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। कुछ प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। द पिचर प्लांट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप, दे आर टू आर कॉल्ड ईट इंसेक्ट। तो ये दो प्लांट ऐसे हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, ठीक है। और हम लोगों में कैटेगरी जो होती है वो तीन टाइप के, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो जो सिर्फ शाकाहारी भोजन खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स जो दोनों खाते हैं, नहीं, कार्निवोर्स जो मांस मछली खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। ओमनीवोर्स जो दोनों चीजों को खाते हैं। तो इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम और चीजें पाई जाएंगी वो ओमनीवोर्स में पाई जाती हैं। और सबसे बड़ा अगर किसी का पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा लंबी एलिमेंट्री कैनाल या ईसोफेगस किसकी होगी, तो वो हर्बीवोर्स की होती है। हर्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ वेजिटेबल खाते हैं। एग्जाम्पल है गोट, काऊ, sheep, camel, ass, elephant, monkey, etc. Carnivores, the animal which eat only other animal as a food are called carnivores. दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं ये। एग्जाम्पल जैसे लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, वोल्फ। ओमनीवोर्स जो दोनों को खाते हैं, प्लांट और एनिमल को, उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल मैन, ह्यूमन बीइंग, डॉग, काउ, स्पैरो, वीट एक्सेट्रा। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ एक्चुअली डिपेंड ऑन सन फॉर देयर फूड। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो फूड है वो सन पे ही जाता है। सब कुछ सब डिपेंड करता है सन पे ही। सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज द एनर्जी ऑफ सन विच प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल एंड प्लांट। हर्बीवोर्स हो चाहे एनिमल में, चाहे हर्बीवोर्स हो चाहे कार्निवोर्स हो चाहे ओमनीवोर्स, सबको मतलब सन की जरूरत होती है अपने खाने के लिए। अब जो होता है डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये जो 5 स्टेप होती हैं, पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। कुछ लोगों को याद करने में भी दिक्कत होती है ये स्टेप, खैर उतना हार्ड तो है नहीं, बट कुछ लोग फिर भी डरते हैं। इजेशन जो होता है जब हम खाने को मुंह में लेते हैं उसे इजेशन बोलते हैं। डाइजेशन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे, वो इनसॉल्युबल होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन से ब्लड में जाए, उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड से हर सेल तक खाना पहुंचे। देखिए दिया, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। इजेशन जो होता है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से रिमूव होता है, उसे इजेशन बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को एक निमोनिक्स दे सकता हूं इन 5 चीजों को याद रखने के लिए। ये होती है आई, दाई, ये 5 चीजें आप याद रख लीजिएगा। आई फॉर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। आई, दाई। न्यूट्रिशन सिंपल एनिमल होता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम का आप लोगों में एग्जांपल दे रखा है। ये सबसे पहले तो यूनिसेलुलर एनिमल हैं, इनके पास सिर्फ एक सेल होती है। हमारे पास जैसे
हम लोग मल्टी सेलुलर कई टाइप की सेल पाई जाती है, हर काम को अलग अलग करने के लिए अलग अलग सेल पाई जाती है, बट इनके पास एक ही सेल होती है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल, इट ईट्स टाइनी प्लांट एंड एनिमल, और इनमें जो होता है वो पैटर्न होलोजोइक होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मीन्स सेल फीडिंग। द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, इसमें भी वो 5 स्टेप इसमें भी लगेंगी, और सारे प्रोसेस को सिर्फ एक टाइप का सेल करता है। अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता है, इनके पास स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडो मीन्स होता है फाल्स, पोडिया मीन्स फीट होता है, तो इसे फाल्स फीट बोलते हैं। उसके थ्रू ये फूड, जैसे कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है तो ये अपने फीट को धीरे धीरे फैलाता है और उसको धीरे धीरे अंदर लेने की कोशिश करता है। जो डाइजेशन होता है अमीबा का वो होता है उसके वैक्यूल में। वैक्यूल होता है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। उसमें वेस्ट मटेरियल और वाटर को वो स्टोर करता है, और डाइजेशन भी उसका वहीं पे होता है। एब्जॉर्प्शन अमीबा के थ्रू ही, अमीबा के वैक्यूल के थ्रू ही डिफ्यूजन के प्रोसेस के होता है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का सेल पाया जाता है तो जगह जगह भेजने की जरूरत भी नहीं, तो डाइजेशन फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हर सेल में हर तरफ चला जाता है। ठीक है, तो फिर ये एसिमिलेशन और इजेशन अमीबा में भी होता है। जो पैरामीशियम इसमें दे रखा है, पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया टू स्वीप द फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू माउथ। जैसे उसमें स्यूडोपोडिया बनाता है, ये जो पैरामीशियम है ये सीलिया होते हैं उसके थ्रू लेता है। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल, तो ये तो मल्टी सेलुलर इनमें न्यूट्रिशन लेना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये इनमें एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। हमारे माउथ का ईसोफेगस से लेके जो पूरा इंटेस्टाइन है ये पूरे को मिला के एलिमेंट्री कैनाल या गट बोलते हैं। तो अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, प्लीज।